हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th वाले का तीसरा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल को वन शॉट में कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और ये जो हमारा क्लास का ड्यूरेशन है मात्र 1 घंटे के बीच में ही होगा। ओके जी। तो 1 घंटे के अंदर में ही हम लोग सारे इस चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इस स्लाइड के बाद मैं आपको कॉपी में, नोट्स में एकदम अच्छे से बताता चलूंगा। उसमें हमारा टाइम भी बचेगा और हम लोग कम समय में ज्यादा चीजों को एनालिसिस कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, क्लास 10th वालों के लिए है, जो बोर्ड का एग्जाम है उनका। ओके। और ये चैप्टर का क्या नाम है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। और ये हमारा वन शॉट लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, धातु, और ये हमारा क्या है, अधातु। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफरेंसेस को पता कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो हमारे मेटल होते हैं, मतलब जो हमारे धातु होते हैं, उनमें क्या होती है, स्वयं की चमक होती है। मैंने क्या बोला, स्वयं की चमक क्या होती है, मतलब उसमें सेल्फ शाइनिंग की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। मतलब वो स्वयं चमकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारा मेटल है, इसको आप जैसे ही रगड़ोगे, इसकी जो ऊपरी लेयर होगी वो जैसे झड़ जाएगी, फिर उसके बाद जो हमारा मेटल रहेगा वो क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा, शाइनिंग करने लगेगा। लेकिन ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। और अगर मैं इसको रगड़ूंगा, देखो रगड़ते रगड़ते कैसा हो गया है, व्हाइट हो गया है। ओके। इसमें कुछ पॉलिश थी, क्योंकि ये हमारा नॉन मेटल था। हमने इसको जैसे रगड़ा, बार बार जब इसको पकड़ पकड़ के लिखा, तो इसकी सारी शाइनिंग क्या हो गई, चली गई। लेकिन जो हमारा धातु रहता है उसमें उसकी शाइनिंग जाती नहीं है, वो चमकता ही रहता है। ओके। जितना पॉलिश करेंगे उतना चमकेगा। पॉलिश मतलब जितना रगड़ेंगे। ओके। और एक धातु में और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, जो हमारी धातु होती है वो क्या होती है, डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, लचीलापन। उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इससे धातु को हम लोग पीट तान के कोई भी आकार दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल को पीटेंगे, ये टूट जाएगा ना। तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हो गई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे धातु होते हैं उसमें क्या होती है, स्वयं की चमक होती है। क्या होती है, स्वयं की, इसमें क्या होती है, चमक होती है। और ये क्या होते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी बताइए। मैंने क्या बताया कि जो हमारे धातु होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, जो हमारे धातु होते हैं उसमें क्या होता है, लचीलापन होता है। इसमें क्या होता है, लचीलापन। क्या होता है, लचीलापन होता है इसमें, लचीलापन। ओके। और हमारे धातु की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हम बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है। लेकिन प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, हमारे सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और इसी का अपोजिट हमारा क्या रहेगा, अधातु। इसमें क्या होती है, स्वयं की चमक नहीं होती है। क्या होती है, स्वयं की चमक नहीं होती है। ओके। अब देखिए, स्वयं की चमक नहीं होती है, नहीं होती है। ओके। अब देखिए, और जो हमारा दूसरा वाला है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, ये लचीलापन होता है, ये लचीलापन नहीं होता, लचीलापन नहीं होता। इसी का जस्ट अपोजिट ये है, लचीलापन नहीं होता। ओके। अब देखिए, अब इसके आगे अगर हम लोग चलें, तो जो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ये लोग ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ये लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ओके, ग्रहण करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सुचालक है, तो ये क्या रहेगा, कुचालक। ये हमारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ओके। तो ऐसे से आप लोग पॉइंट बना के बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। लाइट भी चली जा चुकी है। अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, तो हमारा धातु क्या कह रहा है कि जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या होती है, क्या कह रहा है कि ऐसे तत्व है जिनके पास क्या होती है, स्वयं की क्या होती है, चमक होती है, तथा ये उष्मा के क्या होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के क्या होती है, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होता है, वही मैंने बताया। तथा ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके। आप लोग जानते हो कि जो हमारे धातु होते हैं कितने ठोस होते हैं। ओके। हाँ, तो धातु कहलाते हैं, जो ठोस होते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया,
लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया आदि। ओके, अब देखिए अधातु जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे तत्व जिनके पास स्वयं की क्या होती है, चमक नहीं होती। ये देखिए चमक नहीं होती, तथा ये क्या होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के क्या होती है, कुचालक होते हैं। मैंने वही बताया, और भी दो तीन पॉइंट बताया हमने। तथा ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, क्या, ठोस, द्रव, देखिए यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख देंगे भाई पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। हाँ बिल्कुल सही समझे। तो क्या होता है हमारा, क्या है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बताते रहिए ऑक्सीजन, प्लास्टिक इत्यादि। ये क्या है, प्लास्टिक की चीजें। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड कॉपी पे, जहां पे हम लोग कम समय में डिटेल में चीजों को एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और तब तक के लिए हम लोग स्लाइड में जाने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बाद शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग अपनी स्लाइड पे आ चुके हैं। ओके, तो अब देखिए हमने पढ़ा था क्लास 10th वालों का, जो ये हमारा 160 लेक्चर होने वाला था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धातु एवं अधातु के बारे में। मैंने आपको कुछ डिटेल में एनालिसिस करवाया था। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज धातु के बताए थे, और कुछ प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताए थे, अधातु को बनाए थे। ओके जी। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि धातु में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्वयं की क्या होती है, चमक होती है। इसमें क्या होता है, स्वयं की चमक होती है, और इसमें स्वयं की चमक नहीं थी। और ये क्या थे, मेलिएबल थे, मतलब लचीलेपन थे, क्योंकि इसको हम लोग पीट पाट के इसे हम लोग तान दे रहे थे, लंबा कर दे रहे थे। लेकिन इसमें प्लास्टिक में ऐसा, धातु में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ हमने धातु के बारे में पढ़ा था, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया है, अभी को आपने हमें बताया था। ओके जी। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु में अंतर, मतलब डिफरेंसेस क्या होते हैं, धातु एवं अधातु में कौन कौन से ऐसे डिफरेंस होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है, धातु में क्या कह रहा है कि धातु कठोर होती है, मतलब हार्ड होती है। और इसमें इसका भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका एक साइड पहले देखेंगे धातु का, फिर उसके बाद देखेंगे अधातु का। और क्या कह रहा है मेटल में, जिसे हम लोग धातु कहते हैं, कि धातु में स्वयं की क्या होती है, चमक होती है, मैंने आपको बताया। और धातु तन्य होती है, मतलब इसे हम लोग पीट उठ के तान दे सकते हैं, किसी भी शेप को इसको आकार दे सकते हैं। और ये धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करती है। ओके। और धातु में क्या होता है, आवर्त घर्षणीयता का क्या होता है, गुण होता है। ओके जी। अब देखिए अधातु में क्या कह रहा है कि अधातु भंगुर अर्थात चूर्ण की अवस्था में होती है। अगर हम इससे हम लोग क्या करेंगे, तानेंगे तो टूट जाएगी, चूर्ण की अवस्था में भंगुर हो जाएगी। और अधातु में स्वयं की चमक नहीं होती है। और अधातु क्या होती है, इसमें तन्य होती है, इसे हम लोग तान नहीं सकते, इसीलिए तन्य नहीं होती है। और धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसमें क्या कर रहा था, त्याग कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, ग्रहण करेगा, मतलब गेन कर लेगा। और अधातु में क्या होता है, आघात वर्धनीय का गुण नहीं होता है। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा नीचे कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हाँ सारा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा भी, हम हमको बताते हुए चलेंगे। अब हमें पढ़ना है कि धातु के कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, धातु के भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में 4-5 प्रकार के दिया गया है। धात्विक का चमक, कठोरता पढ़ना है, आघात वर्धनीय पढ़ना है, लचीलापन पढ़ना है, और सुचालक पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग देते हैं एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, धातु को टुकड़ों को पीस कर उसे चादर के रूप में बदल लिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनी कहते हैं। इसका जो आपको अभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अब आपको पूरा क्लिस्टर क्लियर समझ में हो गया। ओके जी। तो देखिए अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम लग रही हो, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, 2x या 1.5x, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, आप उस स्पीड में इसे देख लेकर के हमारा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो कि धातु के फिजिकल गुण कौन से हैं, तो लाइक का जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करके भी भेज दीजिएगा। ओके, और उन्हें भी बोलिएगा कि आप लोग 160 लेक्चर को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, मात्र 1 घंटे के अंदर। अब देखिए, जैसे हमने क्या देखा, सोना, क्योंकि सोने को क्या होता है, आप लोग जितना इसको पीटेंगे, जितना इसको आप क्या करेंगे, पीटेंगे, तो वो क्या करता है, तनता चला जाता है। देखिए लेकिन ये प्लास्टिक है, अगर मैं अभी इसको ऐसे ऐसे पीट दूं, ऐसे ऐसे पीट दूं, तो ये तनेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। ओके, ये हमारा नटराज का है,
सॉरी मजाक था, इधर देखिए। तो आप देखिए, अब हमें देखना है धातुओं के, क्या देखना है, रासायनिक गुण, मतलब धातुओं के कौन से हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसे देखना है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है धातु की ऑक्सीजन से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। जब हम लोग किसी धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है और हमें क्या मिलता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब किसी धातु को वायु में दहन करते हैं, मतलब दहन का मतलब इसमें क्या बताता है, जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं। ओके, दहन करते हैं तो धातु वायु के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी चीजों को जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन के बिना तो जलेगा नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदल जाता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने एक मेटल लेंगे इसमें हम, और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे, तो वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया Na हमारा क्या है, ए प्रकार का मेटल है। ओके, सोडियम जिसे लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, और O2 हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। और इसे जब हम लोग रेड करवाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, Na2O में। ये कैसे हो रहा है, देखिए Na के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है, मतलब ये अपने अपने ऑर्बिट के सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इसमें 11 नंबर होते हैं इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, लूज कर देता है, इसलिए इसके ऊपर +1 का चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, +2 का चार्ज रहता है। चार्ज निकाला हम आपको बाद में बता देंगे अलग वीडियो के साथ। तो देखिए जब सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है तो हमने +1 लिख लिया, और ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज है तो हमने यहाँ पे माइनस को ना लिख करके बस सिर्फ 2 लिख दिया। फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Na के स्थान पे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के स्थान पे 1 आ जाएगा। तो मतलब इसमें एक ऑक्सीजन लिखा जाएगा, 2 नाइट्रोजन लिखा जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, Na2O हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे देखिए जो हमारा बन गया है। आई होप कि आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। धातु की जल से हमें क्या करवाना है, अभिक्रिया कराना है। आपको थोड़ी सी हेडिंग दिख रही होगी, तो चलिए हम लोग इसे पुश करके हल्का सा ऐसे खसकाते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हमें दूसरा जो हमें पढ़ना है, दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, रासायनिक गुण जो है, धातु की जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो जब हम लोग धातु से जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए क्या कह रहा है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसमें धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस मतलब H2 भी बनेगा। ध्यान दीजिए एग्जांपल में कैसे लिया है। इसमें हम लोग क्या लेंगे, मेटल लेंगे, और जल का आपका सूत्र तो पता ही है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। और इसको जब हम लोग रेड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, देखिए पहला हमने एग्जांपल क्या लिया है, सोडियम को लिया है, और ऑक्सीजन जल तो हमारा है ही। तो जब हम लोग सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका Na और इसका एक OH इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, और ये जो हमारी H2O गैस बनी होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, बाद में बाहर निकल जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे खसका के नीचे कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो को बनाने में। आप लोग ध्यान, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये सब गलत बात है। तो चलिए लाइक करिए जल्दी से। अब देखिए मजाक था ये, देखिए। तो अब देखिए हमारा जो दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया है, पोटेशियम लिया है, और हमने जल के साथ कराया है। तो इसका K और इसका एक OH इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KOH बना लेगा। तो देखिए जो हमारा क्या बन गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड बनाया था। मेटल तो हमारा क्या है, पोटेशियम, और ऑक्साइड क्या है, हमारा OH। तो मेटल ऑक्साइड बन गया, और इसका जो ये एक हाइड्रोजन बचा था वो हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए तनु अम्ल को क्या बोलते हैं, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये थोड़ा सा पतला होता है। ओके, जब सांद्र बोला जाए तो उसका मतलब जो भी हम लोग अम्ल लेंगे वो हमारे कैसे होंगे, सांद्र होंगे, बहुत ज्यादा मोटे होंगे, जो तगड़े होंगे, पावरफुल होते हैं। ओके, तो अब हम लोग डाइल्यूट क्या करेंगे, अम्लों के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जब हम लोग धातु के तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, हमारा धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग हमारा क्या होगा, हम लोग कोई मेटल ऑक्साइड मेटल लेंगे और उसको तनु अम्ल के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक लवण मिलेगा, और हमारा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, जिंक लिया है, और हमने क्या लिया है, HCl लिया है। तो जिंक और HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जिंक और Cl के रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnCl बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जिंक क्लोराइड बन गया है। ओके,
तो अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया, इसलिए को हमारा क्लोरीन कैसा हो गया, 2 मोल हो गए, और हाइड्रोजन जो हमारा 2 मोल बचा है वो हमारा रिएक्ट करके क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जिंक और हम लोग जब तनु अम्ल HCl को लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया, तो इसके साथ रिएक्ट करवा के ZnCl बना लिया, मतलब जिंक क्लोराइड बना लिया, और ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, बाहर निकल गया। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को। वो क्या है, धातु को क्या करती हैं जब हम लोग किसी लवण विलयनों से क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब कोई सक्रिय धातु मतलब रिएक्टिव मेटल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब कोई हम लोग रिएक्टिव मेटल को जब लेते हैं तो वो क्या करते हैं, सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु को धातु लवण के साथ क्या कर सकती है, विलयन से अभिक्रिया करके करती है, तो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं जो पावरफुल रहेगा वो क्या करेगा, कमजोर वालों को क्या कर देगा, जो वीक रहेगा उसे क्या कर देता है, हटा देता है, मारपीट के हटा देगा। तो उसमें वही होगा, इसमें क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील वाली धातु रहेगी, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसे रिएक्ट करके, और जो कम क्रियाशील वाला रहेगा उसे रिमूव कर देगा। देखिए कैसे हो रहा है, हमने क्या ले लिया है, जिंक ले लिया है, और CuSO4 ले लिया है ना, कॉपर सल्फेट ले लिया है। तो देखिए हमारा जो इसके देखिए जिंक और कॉपर के मुकाबले में जो हमारा क्या है, जिंक ज्यादा पावरफुल है और कॉपर क्या है, कम पावरफुल है। तो ये इसे क्या कर देगा, रिमूव करके अब इसका स्थान ले लेगा। देखिए जहां पे Cu है वहां पे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो हमारा क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और ये जो Cu था इसको रिमूव कर दिया, इसलिए क्या हो गया, बाहर हो गया। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए तो अब हमने क्या ले, इसमें हमने क्या ले रहे थे, हम लोग धातु ले रहे थे, और धातु का कोई एक लवण ले रहे थे, जिससे हमें क्या मिला था, आयरन सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। देखिए धातु हमने क्या ले लिया है, आयरन ले लिया है, और कोई विलयन ले लिया है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। तो कॉपर क्या है, आयरन से क्या है, कम क्रियाशील है, तो ये इसे क्या कर देगा, रिएक्ट करा देगा, क्योंकि इसे हटा देगा, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, तो इसका स्थान ये ले लेगा। तो यही ये इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे Cu है वहां पे क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, मतलब आयरन सल्फेट बन जाएगा, और ये जो कम क्रियाशील था कॉपर, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है अम्लराज, मतलब अम्लों का राजा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। अब आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। ओके जी, तो अब देखिए क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, अम्लराज में क्या होता है, हमारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं, मतलब सांद्र Cl को लेते हैं, और उसमें नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 का 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं, मतलब 3 भाग Cl का रहेगा और 1 भाग जो हमारा रहेगा HNO3 का रहेगा। उसमें मिलाने पर यह सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातु को क्या करता है, गलाने की क्षमता रखता है। देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे, हमें 3 भाग क्या लेना पड़ेगा, Cl लेना पड़ेगा, और 1 भाग हमें क्या लेना पड़ेगा, HNO3 लेगा। तो इसे जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हम लोग का राजा बन जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, सोना में जो भी चांदी में जो काली परत जम जाती है उसी को निकालने का कार्य करता ही करता है, प्लस उसके कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ मेटल को भी क्या करता है, गला देता है। इतना ये पावरफुल होता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तब हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, मतलब ऐसे कौन कौन से धातु जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, कौन कम पावरफुल होता है, ऐसे चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा क्या है, तत्वों की वह श्रेणी, पहले देखिए होता क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती क्या है, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तत्वों की वह श्रेणी जिसमें उनके क्रियाशीलता, जो जितनी रिएक्टिविटी है उसके उनके अंदर, उसके घटते क्रम में क्या किया जाता है, रखा जाता है। ऐसे एलिमेंट को, ऐसे तत्वों को सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, तत्वों की वह श्रेणी जिसमें उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जो हमारा ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ट्रिक को याद कैसे रखेंगे, देखिए जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, काजल ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिली अभी आज। अब देखिए ये काजल का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है, काजल का मतलब किसकी बात कर रहा है, ये काजल की बात कर रहा है, मतलब काजल की नहीं बात कर रहा है भाई। काजल मतलब ये ट्रिक है, K फॉर काजल, ये हमारा क्या है, पोटेशियम है। काजल ने, N मतलब सोडियम, ये हमारा क्या है, इसका संकेत क्या होता है, इसका एलिमेंट क्या है, सोडियम है, Na है।
और कार को किसको बोला गया है, Ca को, मतलब कैल्शियम को क्या बोला गया है, कार। मैग्नीशियम को क्या बोला गया है, मांगी। एल्युमिनियम को बोला गया है एयर, जिसका जिसका ट्रिक बोला गया है आगे। जिंक को बोला गया है Zn, जिसका होता है, इसका मतलब होता है, इसको बोला गया है जिसका। Fe जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन, इसका उसको बोला गया है फूटा। और Pb मतलब लेड होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सीसा, ट्रिक में। उसके बाद अब जो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को क्या है हमारी, अब देखिए कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा। कॉपर मतलब Cu, मतलब इसको क्या बोला गया है, कार। और मरकरी जिसको हम लोग Hd बोलते हैं, इसको बोला गया है Hg से हीली। और सिल्वर को जो हम लोग इसको हम लोग Ag बोलते हैं, उसको बोला गया है अभी। और गोल्ड को बोला गया है आज। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। इसके नीचे और भी बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन आते हैं, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, काजल ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा। हाइड्रोजन को बोलेंगे हमारी कार हिली अभी आज। इसको आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी। एक ट्रिक और है, बहुत ही पॉपुलर है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ओके। और ये जो मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी में वैसे है तो नहीं, बट फिर भी आप लोग जानते रहिए कि ये लेस रिएक्टिव मेथड है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील वाले धातु हमने आपको बताया गया है। इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो भी दिए गए हैं, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। ओके जी। इसके ऊपर जितने हैं वो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव वाले हैं, और मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु है। ओके जी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अधिक क्रियाशील धातु है ऊपर, और इसके घटते क्रम में मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे घटती क्रियाशीलता। ओके। आई होप कि आपको ये ओवरऑल पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं। आगे अब हमारा क्या है, सक्रियता श्रेणी का महत्व, मतलब अब हम लोग सक्रियता श्रेणी के महत्व को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके जी। तो थोड़ा सा मैं अपना कैमरा थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ। हाँ, तो अब आपको आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा। ओके जी। तो अब देखिए सक्रियता श्रेणी का महत्व जो है, उसमें क्या है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जो मैंने आपको बताया, आप इसे याद कर सकते हैं। ऊपर हाइड्रोजन से क्या होती है, ऊपर होती है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मतलब जो भी इसके हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये धातुएं हैं, वे जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगी, विस्थापित कर देंगी, बाहर कर देंगी, रिमूव कर देंगी। देखिए कैसे हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक आयरन ले रहे हैं Fe मतलब यहाँ पे क्या है, आयरन। देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है ना Fe हमारा आयरन, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, HCl के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। मतलब ये हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ओके। रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, ये FeCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, FeCl बना रहा है, आयरन क्लोराइड बना ले रहा है। और इसमें 2 मोल था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। और जब ये अब यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका मतलब हमारा क्लोरीन भी 2 हो गया है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया है। तो यही वाला हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। मतलब आयरन के साथ जब हम लोग किसी भी हाई रिएक्टिव वाले, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील वाले धातुओं को, इन धातुओं को किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जो कि हमने अभी को पढ़ा। ओके। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं फटाफट सिलेबस को कवर करते हुए। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसे नीचे खसका देता हूं, आपको पूरा स्लाइड में अच्छे से दिखेगा। तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है, वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, और हमने HCl के साथ, तानु HCl के साथ रिएक्ट करवाया। देखिए कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये क्या होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ओके। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो धातुएं ऊपर उपस्थित तो होती हैं, वह अपने से नीचे स्थित धातु को इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। देखिए कैसे, जैसे हमारा देखिए जिंक हो गया और आयरन हो गया, ये देखिए जिंक और आयरन जो कि ऊपर ही है, हाइड्रोजन के ऊपर ही है, लेड भी है, सीसा भी है, Pb जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एग्जांपल देखिए, हमने एक जिंक लिया है और आयरन सल्फेट लिया है। तो जब हमने जिंक और आयरन सल्फेट को जैसे ही लिया, देखिए Fe से जो है कि ज्यादा पावरफुल कौन सा है, हमारा जिंक है। तो ये जिंक क्या करेगा, Fe को क्या कर देगा, विस्थापित करके इसे बाहर निकाल देगा और इसका स्थान ले लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और आयरन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके, अब हमारा जो टॉपिक, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में क्या होता है कि जब किसी धातु तथा अधातु के, जब किसी धातु तथा अधातु के इलेक्ट्रॉन आपस में स्थानांतरण करके एक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसी इसी यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या हो गया, NaCl। NaCl में इसके ऊपर कौन सा रहता है, चार्ज रहता है, इसके लिए +1 का चार्ज रहता है, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, -1 का चार्ज रहता है। ओके, तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है, NaCl हो जाता है। और भी ऐसे एलिमेंट हमारे हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। हाँ, देखिए अब देखिए जो हमारा आगे का टॉपिक है कि आयनिक यौगिकों के गुण। अब हमें क्या देखना है, इसके प्रॉपर्टीज को देखना है, आयनिक यौगिकों के इसके प्रॉपर्टीज को देखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक प्राकृतिक। इसमें क्या होता है कि आपको भौतिक प्रकृति समझ में आ रही है। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके और अच्छे से आपको दिखा देता हूं। ओके, तो अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ओके, वही कह रहा है कि बहुत ही इनके बीच जो बॉन्ड बनता है बहुत स्ट्रांग रहता है, और ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। ये यौगिक समानता भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अच्छा, आपने एक नमक देखा होगा जो पहले टाटा वाला नहीं, कोई भी, मतलब मैं किसी भी नाम का इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नमक का, उसके लिए सॉरी। देखिए कोई भी, जब आपने कोई एक नमक देखा होगा जो ठोस सॉलिड थोड़ा सा होगा, जो ऐसे बड़े बड़े आते थे, जब उसको आप लोग पीसे थे वो भंगुर में पी जाता था, उसके आप छोटे छोटे क्या हो जाते, टुकड़े हो जाते थे। ओके, पहले घरों में आया था, अब तो मान लीजिए वो पीस कर ही आता है सबके घरों में। ओके, तो उसी को बताया गया है ना, उसी को कहा गया कि दाब डालने पर उसमें जब प्रभाव डालते हैं तो क्या होता है, भंगुर में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे नमक NaCl, ये हमारा, इसमें ये किसके बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ओके जी, अब देखिए, अब हमें इसका क्या देखना है, भौतिक गुण क्या देखना है, गलनांक एवं क्वथनांक। ये कब कितना इसका गलनांक है, कितना इसका क्वथनांक है। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, हाई होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तभी जब इसमें ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ज्यादा इसको गलनांक में मतलब इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तभी ये क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, टूटेंगे, वरना नहीं तो टूटेंगे नहीं। ओके जी, तो वही कह रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हमें एग्जांपल देखना है। अब देखिए कैसे हम लोग एग्जांपल इसका क्या लेंगे। तो अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घुलनशीलता। अब इसका तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक गुण है, अब हमें क्या देखना है, घुलनशीलता को देखना है। ओके जी, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए आयनिक यौगिकों को समानता क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, तथा किरोसिन या पेट्रोल आदि ऐसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलीय होते हैं। मतलब जैसे देखिए पेट्रोल में भी हमारा थोड़ा सा क्या होता है, NaCl, इसमें क्या डाला जाता है, नहीं डाला जाता है। लेकिन जल में अगर आप लोग NaCl को डालेंगे, मतलब नमक को डालेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन में जल में उपस्थित हाइड्रोजन हम लोग के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, अब देखिए, तो इसे हम लोग पता कैसे करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी है विद्युत चालकता। देखिए हमने एक क्या ले लिया है, कंटेनर लिया है छोटा सा, और उसको बैटरी से जोड़ा है, उसमें एक बल्ब लगा दिया, उसमें करंट को फ्लो करवाया गया है। देखिए बंद प्लग है तो करंट फ्लो करवाया गया है। लेकिन अगर इसमें शुद्ध जल रहेगा तो ये इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, और जैसे ही हम लोग सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट मतलब होता है NaCl को जैसे ही डालेंगे तो इसके जो Na है, जो सोडियम हमारा है, प्लस आयन देगा, और ये पानी में क्या हो जाएगा, प्लस आयन देके इसमें एक गुड कंडक्टर बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, और हमारा बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। समझ में आया तो यस लिखिए। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इस हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है खनिज तथा अयस्क में अंतर। देखिए सबसे पहले खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। खनिज का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें खोद कर, पृथ्वी के भूपर्वटी में खोद कर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा।
खनिज क्या कह रहा है कि यह पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तथा तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में खोदकर पाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। इसके साथ क्या होती हैं, अशुद्धियां भी क्या होती हैं, प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर पायराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CuFeS2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइड बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे अयस्क क्या होते हैं, अब वो समझिएगा। देखिए ऐसे खनिज जिनके धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च के साथ किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही मूल्य होता है, इसमें इसका ज्यादा ही क्या रहता है, बजट इसका ज्यादा रहता है मार्केट में। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि ऐसे तत्व जिसको हम लोग निष्कर्षण मतलब इसको शुद्ध प्राप्त करने के लिए, शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए आसानी से और कम खर्च के साथ क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। लेकिन खनिज में क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। पता लगा इसे शुद्ध करने गए, मान लीजिए 1,000 का इसका पूरा बजट है और 2,000 हमें क्या लग गया, इसको शुद्ध करने में ही लग गया, तो हमारा लॉस हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, और अयस्क में क्या होता है, इसका मूल्य भी ज्यादा रहता है, बजट भी ज्यादा रहता है, और इसको शुद्ध करने के लिए कम खर्च लगता है और आसानी से हो भी जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ओके जी। तो अब देखिए, अब आगे क्या कह रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऐसा ये क्यों कह रहा है, क्योंकि मान लीजिए हमने कोई भी चीज खोद के हमारा मान लीजिए कोई खनिज मिल गया। ओके, अब इस खनिज से हम लोग इसे क्या करेंगे, जो चीजें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि ये जो अयस्क मिला है ये खनिज से ही मिला है, मतलब इस खनिज से ही खोद कर मिला है। लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि जो है ये जो खनिज हमारा है, ये हर चीजें आसानी से शुद्ध नहीं हो पाती। इसलिए क्या कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जो हमारा खनिज है वो अयस्क से ही मिलकर बना हुआ है, इसी से प्राप्त हुआ है। ओके जी। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। आखिर हम लोग धातुओं को निष्कर्षण कैसे करेंगे, उसे शुद्ध कैसे बनाएंगे। देखिए क्या होता है धातुओं का निष्कर्षण, जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, बट आपको इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। तो आपको क्या करना है, ये क्या होते हैं, अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु में प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं अथवा धातु क्रम कहते हैं। फिर से देखिए, अयस्क से धातु अवस्था में जो हमारा अयस्क मिला है, जो कम समय में प्राप्त हुआ, उसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुद्ध धातु अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु निष्कर्षण बोलते हैं, तथा अथवा इसी को और क्या बोलते हैं, धातु क्रम बोलते हैं। तो देखिए इसके कितने प्रोसेस हैं। तो क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण, जो जितना क्रियाशील रहेगा उसी के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, निष्कर्षित किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्या है, अधिक क्रियाशील धातु। इसमें हमारे पहले क्या आएंगे, अधिक क्रियाशील धातु आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएंगे, मध्य क्रियाशील धातु आएंगे। उसके बाद सबसे आएंगे सबसे कम, मतलब कम क्रियाशील धातु। ओके जी। और हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपका यही नोट्स है, आपका यही सब कुछ है। ओके जी। तो इसी के लिए लाइक मारिए दबा के। तो ध्यान दीजिएगा, मजाक इधर देखिए, कर देना भाई, लाइक कर देना। अब देखिए, तो अब देखिए, तो थोड़ी सी हंसी मजाक भी होती रहती है हमारे बीच, आपको तो पता ही होगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित धूल मिट्टी के कण को दूर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अयस्क क्या 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 कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। क्योंकि उसमें धूल भी है और भी सारे मिट्टी उट्टी के कण रहते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए, दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। क्योंकि अब हमें जो अयस्क मिला उसमें भी तो भाई अशुद्धियां तो होंगी ही ना कुछ ना कुछ। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हमने अयस्क को लिया है। अब जो अयस्क जैसे जो एलिमेंट होंगे, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे हमारे एलिमेंट मतलब जो तत्व हमारे होंगे, अब वो क्या हो सकते हैं, अधिक क्रियाशील वाले हो सकते हैं, मध्य क्रियाशील वाले हो सकते हैं, कम के निम्न क्रियाशील वाले हो सकते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न क्रियाशील या तो कम क्रियाशील धातु बोल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो सारे धातुओं के अलग अलग क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो देखिए, तो जो हमारा अयस्क है उसका क्या करेंगे, पहले उसका सांद्रण करेंगे कि कौन से धातु का है, अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है कि उससे भी कम क्रियाशील है। ओके, तो सांद्रण करने के बाद हमें क्या मिलेगा, या तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं मिलेंगी, या तो मध्यम वाली मिलेंगी जो बीच की होती है, मध्य क्रियाशील वाली धातुएं मिलेंगी,
या फिर तो हमें निम्न क्रियाशील धातुएं मिलेंगी जो सबसे कम होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली देखिए जो सबसे कम होती है, और ये 20 की हो गई, ये ऊपर की हो गई। ओके, तो आप देखिए, तो उसको क्या करेंगे, अगर हमें देखिए उच्च क्रियाशील वाली मिली, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल मिलेगा, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, पहले उसका क्या करेंगे, गलित धातु का क्या करेंगे, विद्युत का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, उसे हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। और अगर मध्य क्रियाशील वाली धातु हो मिले मतलब प्राप्त होगी हमें, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अगर कार्बोनेट अयस्क रहेगा, तो उसका कार्बोनेट अयस्क के साथ क्या कराएंगे, कार्बोनेट अयस्क बनाएंगे, फिर या फिर तो उसका अगर सल्फाइड अयस्क मिलेगा, तो उसका क्या करेंगे, अगर हमें देखिए मध्य क्रियाशील वालों का अगर हमें कार्बोनेट अयस्क मिलेगा, तो उसका निस्तापन कर देंगे, और अगर सल्फाइड अयस्क मिलेगा तो उसका भर्जन कर देंगे। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। और इन दोनों को करने के बाद धातु का ऑक्साइड बना लेंगे, फिर धातु का अपचयन कर देंगे, फिर उसे हमें क्या हो जाएगा, धातु का शोधन होने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। आप देखिए, जो सबसे निम्न वाला रहेगा, जो सबसे कम क्रियाशील धातु रहेगा, उसका बहुत आसान है, उसका सबसे सल्फाइड अयस्क बना लेंगे, फिर उसका भर्जन कर देंगे, फिर उसका हम लोग परिष्करण करने के बाद धातु को प्राप्त कर लेंगे। ओके जी, तो चलिए एक एक करके फुल डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इसे कॉपी में आप लोग नोट भी करते रहिएगा। ओके जी, तो चलिए अब हम लोग आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बात भी शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने पहले सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आने वाली धातुओं को क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसका करेंगे हम लोग। ओके जी, तो देखिए कैसे होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो हमारा पहला है उच्च क्रियाशील धातुएं, जो सबसे टॉप पर आती हैं, टॉप जाते हैं ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, या काजल ने कार मांगी अगर इसका फूटा शीशा, जो आपने ट्रिक को पढ़ा था, उसी को देखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसे धातुएं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए इसे विद्युत अपघटनी अपचयन विधियों द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त कर लिया जाता है। ओके जी, तो अब देखिए विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, एक SO4 का विलयन लेते हैं कंटेनर में, और उसमें एक हम लोग एक मोटी वाली जो है, ये जो पतली वाली है, इसमें हम लोग शुद्ध धातु की पतली छड़ लेते हैं, और जो ये मोटी वाली जो रॉड इसी में डाले हैं विलयन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध धातु की एक पतली छड़ लेते हैं, कॉपर की, दोनों कॉपर की होंगी। ओके, अब देखिए जब इसमें हम लोग इस दोनों छड़ को, पतली और मोटी छड़ को एक बैटरी के साथ जोड़ के जब इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है, करंट फ्लो जैसे ही होता है, तो ये जो मोटी वाली छड़ है ना, मोटी वाली, इसकी जितने भी शुद्ध छड़ होते हैं, मतलब शुद्ध कॉपर के छड़ होते हैं, शुद्ध कॉपर के जो धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, इस पतले वाले में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसकी ओर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, और जो अशुद्धियां रहती हैं वो इसके नीचे धातुमल के रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। मतलब जो शुद्ध इस मोटे वाले छड़ पे जितने भी शुद्ध क्या होंगे, कॉपर होंगे, वो उस पतले वाले पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। ओके, और जो गंदगी रहेगी, जो उसके धातुमल होंगे, जिसको हम लोग मड बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या हो जाएंगे, एक कोने में किसी में क्या हो जाएंगे, अच्छे से अपना एकत्रित हो जाएंगे। ओके जी, तो देखिए इसमें आपको भी बताया गया, कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया गया है, और इसी विलयन में देखिए कंटेनर लिया गया है, और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, एक मोटी अशुद्ध धातु की पतली छड़ ली गई है कॉपर की, और कॉपर की शुद्ध धातु की पतली छड़ ली गई है। तो मोटी वाली जितने अशुद्धियां जो थी वो नीचे जम जाएंगी, और इसको क्या हो जाएगी, यहाँ से इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कॉपर के शुद्ध। ओके जी, तो देखिए ये सब समझ में आ गया। अब देखिए अब जो हमारा क्या है दूसरा, तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हमें क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है। दूसरा क्या था हमारा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो जो भी सक्रियता श्रेणी में जो हमारा ये जो मध्य में आने वाली, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसका हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको शुद्ध प्राप्त करेंगे, ऐसे ऐसे अयस्कों से। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा। देखिए सक्रियता श्रेणी में स्थित धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम से होती है, इसमें प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। मतलब इसमें जो भी हमें अयस्क मिलेंगे वो किसके रूप में मिलेंगे, या तो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे या कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे। ओके जी, तो अब देखिए, तो इसका हम लोग क्या आता है, इसका अपचयन से पहले धातु को क्या बनाएंगे, सल्फाइड एवं कार्बोनेट धातु में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो जो भी हमें मिलेगा इसमें हम लोग धातु सल्फाइड के रूप में एवं कार्बोनेट तथा धातु ऑक्साइड में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। उसके बाद देखिए अगर हमने क्या किया, कॉपर सल्फाइड में क्या कर दिया, इसको देखिए
कॉपर सल्फाइड आयस्को में अगर हमें उसको प्राप्त कर लिया है तो उसका क्या करना पड़ेगा, भर्जन करना पड़ेगा। या उसी अयस्क को अगर हमने कार्बोनेट अयस्कों में प्राप्त किया है तो उसका क्या करना पड़ेगा, निस्तापन करना पड़ेगा। ये क्या है, विधि है, प्रोसेस है। इसको हम लोग आगे अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब देखिए कैसे करना है, उसी प्रोसेस को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें क्या करना पड़ गया, उसका क्या करना पड़ जाएगा, भर्जन या जागरण। इसी को हम लोग क्या करेंगे, भर्जन करेंगे या फिर तो जागरण करेंगे। ओके जी, तो देखिए कैसे होगा। सल्फाइड एस्को को वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन हमारा क्या होता है, जो भी सल्फाइड एस्को को वायु ऑक्सीजन मतलब किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, भर्जन कहेंगे। ओके जी, इसमें क्या होगा, ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग कोई भी एक सल्फाइड अयस्क लेंगे, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो जाएगा। ओके, यहां तो समझ में आ गया है आप लोगों को। तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए तो हमने क्या ले लिया है, एग्जाम्पल के रूप में एक जिंक सल्फेट ले लिया है, जो कि क्या है, सल्फाइड का अयस्क है। और उसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं, भर्जन कराएंगे। तो हमारा क्या होगा, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। और जो देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, मतलब एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये SO बना लेगा और 2 बना लेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 और 2 लिख देंगे। ओके जी, तो हमारा जिंक ऑक्साइड भी बन जाएगा और सल्फाइड ऑक्साइड भी बन जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो आप देखिए इसका क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। आप देखिए सल्फाइड देखिए सबसे पहले हमने सल्फाइड एसिड बना लिया, फिर उसको क्या कर दिया, सल्फाइड ऑक्साइड बना लिया। सल्फाइड ऑक्साइड बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। ओके, तो निस्तापन में क्या होता है वो देखिएगा। वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वो पिघले नहीं, ऑक्साइड में बदल जाए। मतलब इतना इतना ही गर्म करना है, इतने ही टेम्परेचर पे कि वो पिघलना नहीं चाहिए, बस खाली ऑक्साइड में क्या हो जाए, बदल जाए। और उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। ओके जी, समझ गए। मतलब उसको इतना गर्म करिए कि वो धातु हमारा पिघल ना पाए, बस सिर्फ ऑक्साइड में, अयस्क में बदल जाए, अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए। ओके, तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि कार्बोनेट अयस्क को लेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे, उसके बाद उसका निस्तापन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड अयस्क मिल जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। हमने जिंक CO3 ले लिया है, मतलब जिंक कार्बोनेट ले लिया है। अब उसका हम लोग क्या कराएंगे, निस्तापन कराएंगे। निस्तापन कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे प्राप्त होगा, ये Zn और Zn किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। देखिए जब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन चला गया, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन बता, तो ये कार्बन भी है, तो CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड भी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर हमारा CO बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें एक ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अभी हमें इसे दिला देना नहीं है, अभी हमें इतना ही समझना है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखिए, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, आपको क्या दिख रहा है, हाँ अब हम लोग थोड़ा सा आगे खसका देते हैं। हाँ तो अब देखिए, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड अयस्कों का क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। ओके जी, तो देखिए कैसे करेंगे, ऑक्साइड अयस्क के ऑक्साइड धातु को प्राप्त करने के लिए उसका क्या करेंगे, अपचयन करते हैं। और अपचयन करने के लिए किसी एक गालक को अयस्क के ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए हमने क्या के लिए लिया है, जिंक ऑक्साइड ले लिया है, जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया था। जिंक ऑक्साइड को अब हम लोग कार्बन के साथ क्या कराएंगे, ऑक्सीजन मतलब रिएक्ट करवाएंगे। तो कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक अलग हो जाएगा। तो जिंक हमारा देखिए अलग हो गया, जो हमें जिंक की धातु क्या हो गई, प्राप्त हो गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल गया। ओके जी, अलग हो गया। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बताइए आप लोग जल्दी से, कि निम्न सॉरी मध्य क्रियाशील धातुओं को उसको क्या बोलते हैं, भर्जन करके या निस्तापन करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, जो कि आपने यहाँ पे अभी को पढ़ा था। आई होप कि आपको कैमरा मेरा दिखा रहा होगा अच्छे से।
ये देखिए, देखिए क्या किया, कार्बोनेट बना लिया, निस्तापन कर दिया, धातु ऑक्साइड बना दिया, अपचयन कर दिया, फिर धातु का शोधन करने के बाद हमें ये क्या मिल गया, यहाँ पे हमें किसको किसकी प्राप्ति हो गई है, जिंक की प्राप्ति हो गई। तो अब देखिए अब हमें आगे चलना है। अब जो हमारा तीसरा जो हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या था, इसमें कौन से ऐसे धातु आ रहे थे, सॉरी सॉरी, अब देखिए आवाज आ रही है ना, हाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइक बंद हो गया था, फिर मैंने उसको निकाल के सही किया, आई थिंक मुझे आवाज आ रही थी आई थिंक। तो देखिए हमारा कहाँ तक हो गया था, तीसरा तक हम लोग जिंक को भी प्राप्त कर लेते और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा प्राप्त हो गया था। ओके जी, तो आप देखिए जो हमारा तीसरा लास्ट जो हम लोग इसको जो बनाने का जो कन्वर्ट कर रहे थे शुद्ध धातु को, जो ऐसे हमारे जो इसमें क्या आ रहे थे, ऐसे तत्व आ रहे थे जो सबसे कम क्रियाशील वाले धातु थे। ओके, तो देखिए उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, छोटा सा स्टेप है, उसके बाद देखिए हमारा चैप्टर भी इसके बाद समाप्त हो जाएगा, बस उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप देखिए बहुत छोटे छोटे इजी इजी टॉपिक है बचे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए अब देखिए अब हमें जो क्या पढ़ना है, अब देखिए जो हमारा तीसरा वाला है वो क्या है कि सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाले धातुओं को क्या करेंगे, हम लोग निष्कर्षण करेंगे, उससे कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारे अयस्क ऐसे अयस्क जब हमें प्राप्त हो जाएंगे जो सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाले होंगे, तो उसमें हम लोग कैसे उसको प्राप्त करना है उसको हमें देखिए। देखिए इसमें क्या होगा, ये धातुएं सक्रियता श्रेणी के नीचे आने होने के कारण बहुत कम क्या होती है, क्रियाशील होती है। इन धातुओं को केवल गर्म करने से ही धातुओं को क्या हो जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे धातुओं को आप सिर्फ हीट दीजिए, गर्म कीजिए, उसी से आपको क्या मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल में क्या लेंगे, सिनेबार। सिनेबार क्या है, एक जो हमारा मरकरी है उसी का एक फॉर्म है। तो मरकरी का एक अयस्क है। ओके, देखिए वही चीजें मैंने बताई कि मरकरी का क्या है, एक अयस्क है जो वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने क्या ले लिया है, सिनेबार ले लिया है जो कि क्या है, मरकरी का अयस्क है। ओके, उसको ऑक्सीजन के साथ हमने सिर्फ क्या कर दिया, गर्म कर दिया और भर्जन कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, HgO बन जाएगा। मतलब ये HgO के साथ रिएक्शन करके, दो ऑक्सीजन है तो एक Hg के साथ एक Hg के साथ हो गया तो मरकरी ऑक्साइड बन गया, और ये यस और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब देखिए, तो देखिए दूसरा एग्जांपल हमने जैसे ले लिया, दूसरा आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट गर्म, एनसीईआरटी में आई थिंक ये दिया है, ये जब हम लोग HgO को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो Hg और ये O2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मरकरी में बदल जाएगा। ओके जी, ये इसको जब हम लोग इसको करेंगे तो ये मरकरी में और फिर उसके बाद ऑक्सीजन में बदल जाएगा, तो जो हमारी ये मरकरी है ये शुद्ध प्राप्त हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, सिनेबार जो कि मरकरी का है, ऑक्सीजन में गर्म करने पर HgO बना रहा था, मरकरी का ऑक्साइड बना ले रहा था और SO2 बना ले रहा था। तो इसी HgO को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा नॉर्मली आसानी से क्या हो जाएगा, मरकरी प्राप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बन के उड़ जाएगा। आई होप को आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो देखिए अब जो हमारा सबसे इजी और आसान वाला टॉपिक है उसका क्या नाम है, संक्षारण। ओके जी, तो आप लोग संक्षारण को देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरा और इधर से ऊपर कर लेता हूं जना आपको अच्छे से दिखे। तो क्या अब आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना, चलो अब देखो, अब देखिए अब जो हमारा क्या है, संक्षारण। संक्षारण तो जानते हैं, जब कोई धातु को क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उसी को बचाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है संक्षारण में, जब कोई वस्तु नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के कारण, क्या बोला मैंने तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के कारण धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है, उसका ऊपरी लेयर झरने लगता हो, ओके, नष्ट हो जाती हो, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण बोलते हैं। धातुओं का क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ओए भाई टॉमी भाई चले जाओ। चलो अब देखो, तो हमने क्या देखा कि जब किसी वस्तु को किसी नमी मतलब जैसे मान लिया बरसात में या ठंडी में उसके संपर्क में जब आएगा वो क्या हो जाएगा, संक्षारित होने लगेगा। तो वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु को वायु या नमी किसी रासायनिक पदार्थ के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। इसमें इसका उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल। ओके, लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं में काली हो जाना, ये हमारा क्या है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। देखिए अब इसे बचाव क्या करें, कौन कौन से इससे बचाव करने के क्या क्या कारक है वो देखिए। पहला हमारा क्या है,
पेंट करके आप इसे क्या कर सकते हैं, पेंट करके इसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित करके। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, पॉलिश लगी हुई है, पेंट किया गया है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, धातु है, ये नमी जल के बरसात में या ठंडी में जब ये कि उसके संपर्क में आएगा क्या होने लगेगा, संक्षारित होने लगेगा। तो इसे क्या करेंगे, अगर ऐसे हम लोग पॉलिश कर देंगे तो पानी उनी इसके ऊपर से चला जाएगा, जो इसको मेटल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसे हम लोग सब बचा सकते हैं इसको, तो ध्यान दीजिए। तो वही कह रहा है कि पेंट करके धातु को संसार से बचाने के लिए उस पर चिकनी पेंट कर दी जाती है। पहला हमारा संसार से बचाव करने का तरीका क्या है, पेंट करके। जब किसी धातु को हम पर पेंट कर देंगे तो उससे हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, ग्रीस या तेल या ग्रीस लगाकर। ओके, इसमें क्या होगा कि जिन धातुओं को संसार से बचाना होता है उस पर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं, जिससे नमी उसकी सतह पर क्या हो जाती है, दूर रहती है, और जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे संक्षारित से बचा सकते हैं। तो अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हमारा ये वन शॉट लेक्चर का समाप्त भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्या कैमरे में अच्छे से आ रहा है। जी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा। हाँ अब देखिए, अब देखिए जो हमारा क्या होता है, अब हमारा टॉपिक आता है मिश्र धातु। मिश्र मतलब समझ रहे हैं, जब हम लोग मिला देंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग मिला के जो हमें वो धातु मिलेगा उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे। क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में क्या बोलती हैं, मिला के ठंडा करने पर प्राप्त होती है। ओके, जैसे देखिए पीतल को 70%, जिंक का 30%, तार मशीन के पूर्जिता बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। 70-30-100 हो जाएंगे ना, मतलब कॉपर और जिंक से हम लोग क्या बना लेंगे, इसके पुर्जे से क्या बना सकते हैं, बर्तन बनाने में किया जा सकता है। जर्मन सिल्वर एक है, इसमें कॉपर 55% और जस्ता 25% को मिला के और निकल 20% को मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जर्मन सिल्वर बना सकते हैं। ओके, अब देखिए अभी को हमने पढ़ा था अम्लराज, जो अम्लों का राजा बोलते थे, जिसमें हम लोग HNO3 को और HCl को 3:1 के रूप में मिला के बना रहे थे। ओके, अब देखिए अम्ल अमलगम है, ये क्या होता है इसको देखिएगा। अमलगम दूसरा है, अम्लराज दूसरा है। ओके, तो जो ये अमलगम होता है, बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस है आपके साथ। तो ध्यान दीजिए, अमलगम क्या है, यदि किसी धातु को पारे Hg के साथ मिलाकर मिश्र बना दी जाए तो उसके अमलगम कहते हैं। ओके, देखिए कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे चांदी हो गया, सोना होगा, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, जो Hg में मिलाकर अमलगम बनाती है, परंतु लोहा और प्लेटिनम धातु में अमलगम क्या होता है, नहीं बनता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग ये समझ सकते हैं क्या कह रहा है। देखिए यदि किसी पारे को जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Hg मरकरी के साथ, किसी पारे को Hg के साथ, Hg मतलब मरकरी, किसकी बात कर रहा है, मरकरी के साथ मिलाकर मिश्र बना दी जाए तो उसमें उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक हमने पारा लिया और हमने मरकरी को मिला दिया, दो धातुओं को मिला दिया, हमारा मिश्र धातु बन गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। आप समझ में आ गया। हाँ, और लाइट भी चली गई है उसके लिए सॉरी। और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो सोना चांदी को भी मिला के बना सकते हैं, लेकिन परंतु देखिए लोहा और प्लेटिनम जैसी धातुओं का अमलगम नहीं बनती है। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको लाइक कर देना है। ओके जी, लाइक कर गया उसके लिए सॉरी। लाइक करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर करना है। शेयर तो करना ही करना है आपको 5 दोस्तों के साथ। कितने दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके जी, आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें क्या मिलता है, एक अच्छा खासा एक मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अब इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा थैंक यू। ये आप लोगों की स्माइल, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय 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 बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट दोस्तों।